तो आप सभी देख रहे हैं क्लास 9th एनसीईआरटी क्लास 9th, जिसमें साइंस का हम चैप्टर नंबर 9 देख रहे हैं, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, जिसमें पार्ट 1 पार्ट 2 ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिए हैं। पार्ट 3 में हम देखने वाले हैं और उसका एम जो है वो है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से पहले कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि मोमेंटम क्या होता है, ये जानना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो मोमेंटम क्या होता है, देखिए यहाँ पे लिखा है, अ क्रिकेट बॉल एंड अ टेनिस बॉल आर मूविंग विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी। यू हैव टू अप्लाई मोर फोर्स टू स्टॉप द क्रिकेट बॉल देन यू हैव टू अप्लाई टू स्टॉप द टेनिस बॉल, since the mass of the cricket ball is more than that of the tennis ball. Why? The force required to stop moving object depend on the mass of the body. कि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है वो अगर मूविंग है और उसको फोर्स देके हम स्टॉप करना चाहते हैं तो वो किसके ऊपर डिपेंड होता है, उसके मास के ऊपर डिपेंड होता है कि उसका मास कितना है। ज़्यादा अगर मास होगा तो उसको रोकना बड़ा मुश्किल होगा, छोटा अगर मास मतलब कम मास कम केजी का है तो उसको रोकना आसान होता है। जैसे कि छोटा बॉल है तो उसको पकड़ के रोकना, स्पीड में आ रहा है तो उसको पकड़ना आसान है। ठीक है, तो दो चीज़ों पर भी डिपेंड करता है, सिर्फ मास के ऊपर ही डिपेंड नहीं करता है, उसके साथ साथ उसकी वेलोसिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो यहाँ दूसरा भी लिखा है, जैसे ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा है कि जो हमारा किसी भी बॉडी को स्टॉप करने के लिए दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक तो मास, जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि बुलेट से निकली हुई गोली की वेलोसिटी बहुत फास्ट होती है, लेकिन होता है मास कितना छोटा ही होता है, एक स्मॉल केजी कुछ ग्राम में होगा। ठीक है, और उसकी लेकिन स्पीड जो होती है, वेलोसिटी जो होती है वो बहुत ही फास्ट होती है। इसीलिए क्या होती है, किसी बॉडी में उसको रोक नहीं पाता है, कोई बॉडी रोक नहीं पाती है, वो छेद कर देता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। और या तो अगर मान लो कि स्लो स्पीड ही हो लेकिन वो बहुत बड़ा ज़्यादा केजी का हो, जैसे कि मैं बोलूँ एक बहुत बड़ा पत्थर लुढ़कते हुए आ रहा है, स्पीड उसकी स्लो है लेकिन बहुत बड़ा पत्थर है तो उसको रोकना भी मुश्किल है। क्यों? क्योंकि उसका जो वज़न है, उसका जो मास है वो ज़्यादा है। तो दो चीज़ों पे डिपेंड करती है कि अगर कोई भी मूविंग बॉडी है उसको स्टॉप करने के लिए दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, वो है बॉडी का मास और उस बॉडी की वेलोसिटी। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत समझाया हुआ है, वो चीज़ें बता दे। नाउ सपोज यू हैव टू स्टॉप टू क्रिकेट बॉल ए एंड बी मूविंग द वेलोसिटी v1 v2 रिस्पेक्टिवली। v1 क्या है, बड़ा है v2 से, मतलब पहले वाले की वेलोसिटी ज़्यादा है दूसरे वाले से। देन यू हैव टू एक्सर्ट अ ग्रेटर फोर्स ऑन ए पे ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा रोकने के लिए उसको, बिकॉज इट इज़ मूविंग विथ अ ग्रेटर वेलोसिटी। जिसकी ज़्यादा वेलोसिटी है उसको रोकने में ज़्यादा फोर्स लगाने पड़ेंगे। सेकेंड वाले में बोला द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप मूविंग बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। वेलोसिटी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और मास के भी होता है। दस द क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ बॉडी डिपेंड्स ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ बॉडी। किसके मास के ऊपर और वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड। दिस क्वांटिटी ऑफ मोशन डिफाइंस अ न्यू फिजिकल क्वांटिटी कॉल्ड मोमेंटम। इसी को बोला जाता है मोमेंटम। क्या किसको बोला जाता है? The quantity of motion in a body depend on mass and velocity. This quantity of motion define a new physical quantity is called as a momentum. अब मोमेंटम के लिए डेफिनेशन क्या है, ध्यान से समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिफाइन एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड इट्स वेलोसिटी। मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को ही क्या बोला जाता है, मोमेंटम बोला जाता है। ठीक है, और ये क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेक्टर क्वांटिटी उसको बोला जाता है ना जिसको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत होती है। देखो क्वांटिटी दो तरीके से होती है। क्वांटिटी की अगर मैं बात करूं, क्वांटिटी की अगर बात करें, ये ऊपर मैं लिख रहा हूँ, क्वांटिटी की बात करें तो दो तरीके की क्वांटिटी होती है। एक तो स्केलर क्वांटिटी होती है और एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी ओनली मैग्नीट्यूड से सेटिस्फाई हो जाता है, लेकिन अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर क्वांटिटी किससे सेटिस्फाई होगा, आपका डायरेक्शन भी होगा तभी। ठीक है, तो जो मोमेंटम होता है वो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है,
मोमेंटम का फॉर्मूला P से डिनोट करते हैं, P इक्वल टू क्या हो जाता है, m इंटू वी होता है। ये उसका मोमेंटम का फॉर्मूला होता है। ठीक है, P क्या है, मोमेंटम है, और m क्या है, उस बॉडी का मास है, kg में उसको लेते हैं, और वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में लेते हैं। तो ये उसका फॉर्मूला आ जाता है, जिसका यूनिट क्या हो जाता है, देखो यहाँ पर लिखा है मास का kg और वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड। तो मोमेंटम का SI यूनिट kg इंटू मीटर पर सेकेंड होता है, और उसका मोमेंटम का यूनिट ये हो गया। मोमेंटम को इंडिकेट करते हैं P से, और मोमेंटम क्या बताता है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। इट इज डिफाइंड एज ए प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड एज अ मोमेंटम। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दिया गया है, ये सारा कुछ जो भी पॉइंट था वो मैंने सब लिख के यहाँ पे बता दिया है। आगे बताता हूँ कि न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, और उसी से रिलेटेड है। न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में ये कहा गया था कि न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ने स्टेटमेंट ये दिया था कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। जो अप्लाइड फोर्स है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जो मोमेंटम है उसका टाइम के साथ जो चेंज हो रहा है, रेट चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम भी लिख सकते हो, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड एज अ फोर्स। ठीक है, जिस रेट उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम होगा। कहने का मतलब यहाँ पे जो P1 था, P1 माइनस P2 विथ रेस्पेक्ट टू T, टाइम के रेस्पेक्ट में, ठीक है, और वो किसके बराबर होता है, फोर्स के बराबर होता है, ऐसा कहने का मतलब है। ठीक है, तो इसका मान लो इनिशियल जो होगा, फाइनल में से इनिशियल करते हैं, ये थोड़ा लिखने में मिस्टेक हो गया, P2 माइनस ऐसे लिखते हैं, P2 माइनस P1, फाइनल में से इनिशियल विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इक्वल टू F होता है। P2 क्या होगा, मतलब इनिशियल, ये इनिशियल है, M इंटू M1 V1 हो सकता है, ये M2 V2 हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, जैसे M2 V2 माइनस M1 V1 अपॉन T इक्वल टू F आ जाएगा। अभी ये फॉर्मूले में देखोगे कि M तो दोनों का सेम ही है ना, दोनों का सेम है, क्योंकि M जो मास था वो वही था, तो मास तो कॉमन हो सकता है। तो V1 अपन V2 अपन V1 अपन T क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, ये V2 माइनस V1 अपन T जो होता है ये F के बराबर है, क्योंकि मास कॉमन कर लिए। और ये जो फॉर्मूला होता है, ये वाला, ये जो थोड़ा सा कलर मैं अलग लेके मैं बता देता हूँ, ये वाला जो है इसको बोला जाता है एक्सेलरेशन। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम बोला जाता है, उसको एक्सेलरेशन बोला जाता है। तो ये क्या आ गया, m इंटू ए किसके बराबर हो गया, F के बराबर। तो ये आ जाता है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन न्यूटन का ये कहा गया था कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एज अ फोर्स, या इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, ये बोला था। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, अप्लाइड फोर्स, उसके बराबर होता है। ये फॉर्मूला उन्होंने दिया था न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ने। तो ये चीज़ें यहाँ पर कैलकुलेट करके यहाँ पे बता दी गई है। बाकी के जो पॉइंट है इम्पोर्टेंट पॉइंट, वो चीज़ें आप लोग को अभी इसका ये जो मैंने फॉर्मूला आपको बताया यहाँ पे F इक्वल टू क्या आया था, M इंटू ए। अभी यहाँ पे देख सकते हैं M का क्या होता है, kg, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो यूनिट क्या आ जाता है, ये भी होता है यूनिट kg इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी होता है, और उसके साथ साथ ये भी होता है न्यूटन भी होता है, क्योंकि फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन भी होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें सेकंड लॉ ऑफ मोशन में बता दी गई है। इससे रिलेटेड और आपके टेक्स्ट बुक के कुछ एग्जाम्पल भी करेंगे कि ताकि समझ में आ जाए आप लोग को। ठीक है, तो ये पार्ट 3 था। पार्ट 4 में कुछ और भी इसके रिलेटेड पार्ट देखेंगे। पार्ट 3 था, पार्ट 4 में हम सभी कुछ और इससे इम्पोर्टेंट रिलेटेड पॉइंट देखेंगे। तो देखते रहिए, और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें। लाइक कमेंट ज़रूर करें, और अपने जो दोस्त मित्र हैं उनको शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।